चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है एपीजे अब्दुल कलाम? फॉर्मर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी चाइल्डहुड स्टोरी है, दैट विल रीड टुडे। ओके, सो कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट who have also been an statesman क्या होता है? पॉलिटिशियन, ठीक है, उसको स्टेट्समैन बोलते हैं। तो क्या तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम सबको पता है कि साइंटिस्ट भी थे, करेक्ट? एट द सेम टाइम वो हमारे यहाँ एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे बैठे थे, जो कि थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या हमें ऐसे किसी साइंटिस्ट का नाम पता है जो कि एक स्टेट्समैन यानी कि पॉलिटिशियन भी रहे हो? हाँ, हमें पता है। कौन है वो? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, स्पेस में, डिफेंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। ही हैज गाइडेड इंडिया into the 21st century. He has been very modern in his डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जितना हमें पता है, जितना स्पेस में इंडिया पीछे था, ही हैज कवर्ड इट ऑल। उनके टाइम पे बहुत सारा चीज़ों का एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुत सारी मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज इंडिया ने सीखी है, बाहर से इम्पोर्ट करी हैं। तो उनका उस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बच्चों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। उसमें उन्होंने अपनी चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताया है। तो हम आज उस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, ठीक है। जिसको नहीं पता है, ही वॉज अ तमिलियन। वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए, एक आइलैंड टाउन रामेश्वरम, करेक्ट। कितने सारे लोग हैं जो रामेश्वरम जाते हैं तीर्थ करने? रामेश्वरम बिल्कुल, ये इधर रामेश्वरम है और यहाँ से श्रीलंका दिखता है, इतना इंडिया के एकदम कॉर्नर में है, ठीक है। सो वो एक आइलैंड टाउन है जिसका नाम है रामेश्वरम, उसमें वो पैदा हुए थे, जो कि उस वक्त के मद्रास स्टेट का पार्ट था, ठीक है। उनके जो फादर है उनका नाम क्या है? जैनुलब्दीन। कौन सा नेम है ये? मुस्लिम है कि नहीं? तो उनके जो फादर है जैनुलब्दीन, ना तो उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन लिया था, ना ही उनके पास बहुत पैसा था। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. Innate का मतलब inborn. This you have to write down. साथ साथ में ही लिखते चलो। Innate का मतलब कुछ ऐसी क्वालिटी जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। सो इंस्पाइट डिस्पाइट के वो इतने कम एम्यूनिटीज में पले बड़े थे, ही वॉज हैविंग वेरी ग्रेट इनेट विजडम, ठीक है, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब जिसकी अंदर से एक ताकत हो ना, जिसको आत्मा यानी आपकी सोल की पावर बोलते हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा उनके अंदर एक लगन थी कि नहीं, मुझे करना है। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन, मतलब वो जो बता रहे हैं कि ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि वो जो फादर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा वो क्वालिफाइड नहीं थे, बट फिर भी उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा इनेट विजडम, एक इनर क्वालिटी थी, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा जेनरस, जेनरस मतलब जिनको अंदर से जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी हमेशा सब लोग तारीफें करते हैं, उनके फादर वैसे थे। उनके फादर की सबसे बड़ी हेल्पमेट कौन थी? माई मदर, यानी एपीजे अब्दुल कलाम अपनी बायोग्राफी में लिख रहे हैं, मेरी जो मदर थी वो मेरे फादर की सबसे ज्यादा आइडियल हेल्पमेट थी, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ आप दूसरे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और उनका नाम क्या था? आशी अम्मा, ठीक है, आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। तो अपनी मदर के लिए बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरी मदर हर रोज कितने लोगों के लिए खाना बनाती थी। शी वॉज अ वेरी वर्कaholic lady, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. लेकिन कह रहे मुझे इतना जरूर पता है कि जितना हमारे फैमिली के मेंबर्स लोग के लिए खाना नहीं बनता था, उससे ज्यादा लोग हमारे साथ बैठ कर खाना खाते थे। यानी उनकी मदर सबके लिए ही खाना बनाती थी, करेक्ट। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में एक बच्चा था, ठीक है। उनके फादर के बहुत बच्चे थे। कैसा था? अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब जिसको देख के कुछ यूनिक ना लगे, जिसको देख के आप बोलो अरे इसका तो कॉमन सा चेहरा है।
तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था मेरे अंदर, ऐसा कहने का उनका मतलब है। आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विद ऑर्डिनरी लुक्स, नॉर्मल लुकिंग, ठीक है, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। लेकिन मेरे पेरेंट्स कैसे थे, लंबे भी थे और एट द सेम टाइम हैंडसम, यानी दिखने में भी अच्छे थे। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने दादा दादी के यानी पुराने घर में रहते थे, पूर्वजों के, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। और वो जो घर था वो 19th सेंचुरी के मिडल में बनाया गया था, यानी बहुत पुराना घर था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, वो बड़ा पक्का मकान था जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था। पहले के जो घर थे बेटा वो ईंट और चूना पत्थर से ही बनते थे, करेक्ट। आज की तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, ठीक है। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, और रामेश्वरम में जो मॉस्क स्ट्रीट है यानी जो मस्जिद वाली गली है उसमें वो रहते थे, ठीक है। माई ऑस्चर फादर, ऑस्चर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो एकदम साधु या मॉन्क के जैसा हो, जो कि बहुत सिंपल हो, ठीक है, जिसकी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वैसा वाला। तो उनके जो ऑस्चर फादर थे, ही यूज टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल कंफर्ट्स। साधु साधु लोग कैसे होते हैं, उनको कोई भी चीज ऐसे दे दो तो वो कहते हैं ये तो वर्ल्डली प्लेजर है, हम लोग सिंपल लोग हैं। साधु को एसी में सुलाओगे सोएगा क्या साधु? नो, ही विल डिनाई ना, कि नहीं ये वर्ल्डली प्लेजर्स में नहीं लूंगा। तो उसी तरह जो अब्दुल कलाम थे, उनके घर में जितने भी इन एसेंशियल कंफर्ट्स है जो उनके फादर को लगते थे कि ये जरूरी नहीं है, वो कोई भी कंफर्ट वाली चीज उनके घर में नहीं थी, कोई भी लग्जरी आइटम भी नहीं था। अब आप अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हैं, आप तो हर रोज नई दूसरी तीसरी चीज के लिए कि ये तो बहुत बेसिक है, नया फोन नया लैपटॉप के बिना तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, है ना। तो आजकल की जनरेशन को के हिसाब से आप सही भी बोल रहे, गलत नहीं बोलते, लेकिन पुराने टाइम का मैं समय बता रही हूँ कि कितना अलग था, कि कोई भी जितना भी कंफर्टेबल, कोई भी लग्जरी, इट वाज नॉट अवेलेबल टू अब्दुल कलाम। हाउएवर ऑल द नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड, लेकिन पेरेंट्स कैसे होते हैं, जितनी भी जरूरतों की चीज होती है वो सब वो प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, तो ये सब बता रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम के दीज ऑल थिंग्स वर प्रोवाइडेड। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। बोला मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरा जो चाइल्डहुड था इट वॉज प्रिटी सिक्योर, अच्छा था, मतलब सेफ था, मटीरियली एंड इमोशनली, यानी मेरे फादर मदर मुझे इमोशनली भी कनेक्ट करते थे, और जो भी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए एक बच्चे को वो भी उन्होंने मुझे हमेशा प्रोवाइड कराई। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, फिर अचानक से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। व्हेन आई वॉज 8 year old, उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम 8 साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अचानक से सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, अचानक से इमली के बीजों की बहुत ज्यादा डिमांड आ गई। टैमरिंड मतलब इमली, तो इमली जो होती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में आने लगी जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आया। आई यूज टू कलेक्ट सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, तो वो इमली के जो बीजे है उसको वो कलेक्ट करते थे एपीजे अब्दुल कलाम, फिर ले जा करके वो जो गली है उसके शॉप पर वो बेचते थे। अ डे कलेक्शन वुड फेच मी अ प्रिंसली सम ऑफ इन 1 आना, और इतना करके वो 1 आना रुपया कमाते थे, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 1 आना मतलब शायद एक पैसा, 1 रुपये का 100 करोगे ना, जैसे 25 पैसा तो सबको पता है, उसको तो 4 आना, 25 पैसा को 4 आना बोलते हैं। तो आई थिंक 25 का बाई 4 कर लो, 1 आना कितना होता है मुझे भी मेजरमेंट नहीं पता, बस 25 पैसे को 4 आने बोलते हैं, ठीक है। और 50 पैसे को 8 आने बोलते हैं, और 1 रुपए को तो पता है सबको, 1 रुपए का तो तुम लोगों को पता है। सो माई मदर इन लॉ, सॉरी माई मदर इन लॉ करी, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, उनके जो भाई है उनका क्या नाम है, जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस। फिर जब वो ये करते थे तो उसी में जो उनके भाई हैं जलालुद्दीन, वो उनको स्टोरीज बताते थे जो वॉर में चल रहा है कि वॉर में क्या क्या हुआ, जिसको जाकर के वो वापस पेपर में चेक करते थे, ठीक है। जो कि हेडलाइंस इन द दीनमणि, दीनमणि पेपर का नाम है बेटा, तो उस एरिया में जो पेपर आता था उनके पास वो था दीनमणि। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, एलाइड कौन है मैंने पढ़ाया है, टेल मी। जिसमें ब्रिटेन था। करेक्ट, तो ब्रिटेन वाली साइड को अलाइड बोलते हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया था, करेक्ट, यूएस जिस साइड में था वो अलाइड फोर्सेस हैं। तो अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा इंडिया को, एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उसमें इंडिया अलाइड फोर्सेस की तरफ, वर्ल्ड वॉर 1 में भी अलाइड फोर्सेस की तरफ ही थे हम,
और वर्ल्ड वॉर 2 में भी अलाइड फोर्सेस के तरफ ही थे। और उसके बाद क्या हुआ था, इंडिया में इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो एक वो बता रहे कि जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस तरह काइंड ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट इन रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे बड़ी जो दुर्घटना हमारे साथ क्या हुई कि रामेश्वरम में जो ट्रेन आती थी वहां से ट्रेनें चलना बंद हो गई, ट्रेन हॉल्ट हो गया, ट्रेनें मैंने सब बंद कर दिया गया। Newspapers now had to be bundled and thrown out of the moving train on the Rameshwaram road. फिर क्या होता था, जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो रामेश्वरम पे ट्रेन नहीं रुकती थी तो मूविंग ट्रेन से ही रामेश्वरम के प्लेटफॉर्म पे न्यूज़पेपर को फेंका जाता था, ठीक है। बिटवीन द रामेश्वरम एंड धनसोकड़ी, धनसोकड़ी और रामेश्वरम के बीच जो ट्रेन चलती थी तो चलती ट्रेन में से, क्योंकि ट्रेन अब रुकती नहीं है ना स्टेशन पर, तो अभी चलती ट्रेन से ही न्यूज़पेपर फेंकते थे। अभी ये न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे, इसलिए ये बताया गया है। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for helping hand to catch the bundles. तो इनका एक भाई था, उसका नाम था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर बेचता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो उसने इनको हेल्प करने के लिए बोला कि तुम मेरे को बंडल को कैच करने में, क्योंकि चलती ट्रेन से बंडल फेंका जाएगा तो कैच करना पड़ेगा, तो बंडल को कैच करने में मेरी हेल्प करो। एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और फिर मैं शमसुद्दीन के साथ काम करने लगा। फिल्ड द स्लॉट का मतलब मैंने हेल्प किया है। अगर कहीं पर कोई वैकेंसी है एंड यू फिल्ड द स्लॉट, इसका क्या मतलब है, तुमने वो काम करना शुरू किया है ना, तुमने वहां पर जगह ले ली। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन की मदद से उन्होंने कुछ पैसे कमाए। हाफ अ सेंचुरी लेटर, 50 साल के बाद, आई कैन, ये ऑटोबायोग्राफी उन्होंने 50 साल के बाद लिखी है यानी बुढ़ापे में, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन द अर्निंग माई ओन मनी। जब मैं पहली बार, सर्ज का मतलब बढ़ना, प्राइड का मतलब आत्मसम्मान, कि किस तरह से जो, जब मैं अपना खुद का पैसा कमाता था तो उस पहली बार जब मैंने अपना खुद का पैसा कमाया तो मेरे को कितना कॉन्फिडेंट फील हुआ, वो ये चीज बता रहे हैं अब्दुल कलाम, ठीक है। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, इसको समझो और लाइफ में उतारो। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, हर एक बच्चा यूनिक होता है, उसके अंदर सब कुछ इनहेरिटेड क्वालिटीज होती हैं, करेक्ट। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, जब बच्चा बाहर आता है तो वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहता है, उसमें सोसाइटी रहती है, उसको कुछ तरह की इकोनॉमिक चीजें मिलती हैं, किसी को कम चीजें मिलती हैं घर में, पैसे वगैरह खिलौने किसी को ज्यादा मिलते हैं। तो एक सोशल और एक पैसे का अलग एटमॉस्फेयर बच्चे को मिलता है, और फिर एक अलग इमोशनल एनवायरनमेंट मिलता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, उसके अलावा जो लोग अथॉरिटी पे बैठे हैं वो लोग भी उसको थोड़ा ट्रेन करते हैं। हम लोग कैसे बनते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं। जब पैदा होते तो कोई कुछ नहीं जानता होता है, फिर धीरे धीरे कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर ऑलरेडी होती हैं, कुछ चीजें हमें सोसाइटी सिखाती है, कुछ चीजें हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, कुछ चीजें इमोशनल चीजें हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से सीखते हैं। तो वही सारी चीजें वो बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या इनहेरिट किया और कहाँ से क्या क्या सीखा। सो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने जो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन है वो मैंने अपनी फादर से सीखा है। दोनों चीज लाइफ में बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी अपने आप से, अपने आप से ईमानदारी से बात करो कि मैंने कितना मेहनत किया, कितना मैं डिजर्व करता हूँ और कितना मैं कर रहा हूँ। और सेल्फ डिसिप्लिन, उसके अलावा तो लाइफ में कितने भी इंटेलिजेंट लोग हो, कितने भी इंटेलिजेंट, अगर उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो अपनी लाइफ में कभी भी अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे। केवल एक डिसिप्लिन्ड इंसान जो कि एक कंट्रोल हो जिसके अंदर खुद के ऊपर, जो एक अपने बनाए हुए टाइम टेबल के हिसाब से चलता हो, इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स करते हैं डिसिप्लिन के, वो ही अपनी लाइफ में जो हाइट्स है उसको अचीव कर सकता है। ये सच बात है, ठीक है। फ्रॉम माई मदर, तो उन्होंने बोला है फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, अपनी माँ से मैंने अच्छाई में बिलीव करना सीखा, काइंड बनना सीखा। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और वही चीज मेरे 3 भाई और बहन ने भी सीखी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड में 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 उनके फ्रेंड थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, और मेरे तीनों ही फ्रेंड जो थे वो हिंदू थे, एपीजे अब्दुल कलाम तो मुस्लिम थे, और वो लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अवर सेल्फ, जब बच्चे थे तो हम में से कभी किसी ने एक दूसरे के लिए कोई डिफरेंस फील नहीं किया, बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस, क्योंकि जस्ट बिकॉज के हमारे रिलीजन अलग हैं इसलिए हमने कभी कोई रिलीजियस डिफरेंसेस फील नहीं किया। क्या बच्चे फील करते हैं? नहीं।
स्कूल में कोई किसी से किसी की कास्ट पूछता है? नहीं। और अपब्रिंगिंग में भी हमारे को कोई ऐसा, हमारी अपब्रिंगिंग भी अलग थी, रिलीजियस डिफरेंसेस भी अलग थे भाई, जिस तरह के घर में रहेंगे उसी तरह की अपब्रिंगिंग होगी। उसके बाद में भी हमारे जो दोस्त थे उनके बीच में कोई भी डिफरेंस फील नहीं किया। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री was the son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। वो तो ये बोल रहे कि मेरा जो एक फ्रेंड था रमानंद शास्त्री, वो तो जो रामेश्वरम टेम्पल है उनके पुजारी का बेटा था। तो वो लोग तो मना करना चाहिए कल्चर में कि नहीं हम नहीं बैठते दूसरे रिलीजन के साथ, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आराम से उनकी बचपन में उनके जो दोस्त थे उनके साथ उनका बिना कोई भी भेदभाव नहीं था कि रिलीजन या कल्चर की वजह से। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, और बाद में उनके फ्रेंड ने अपने पिता की जगह पर, अपने फादर की जगह पर रामेश्वरम टेम्पल में वो भी प्रीस्ट बन गए। ठीक है। अरविंदम जो दूसरा दोस्त था, ही वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चला गया फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, के वहाँ पर रामेश्वरम में बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो पिलग्रिम्स जो कहाँ कहाँ विजिट करेंगे तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए अरविंदम लग गया। एंड शिव प्रकाशम बिकेम द केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और जो तीसरा फ्रेंड था वो क्या बन गया? केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, यानी केटरिंग का बिजनेस करने लगा फॉर द सदर्न रेलवेज। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पीछे एनसीईआरटी में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, सीताराम कल्याणम का मतलब होता है मैरिज, तो सीताराम का विवाह कराते हैं लोग शादियों में। ठीक है, मतलब अपने घरों में पूजा करवाते हैं। तो हर साल जो सीता और भगवान राम की जो शादी वाली सेरेमनी पूजा कराते हैं, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म। तो जो हमारी फैमिली है वो बोट्स बनाती थी, लोगों को बोट्स अरेंज करवाती थी, जिसमें स्पेशल प्लेटफॉर्म बने होते थे जिसमें मूर्तियों वगैरह को, मूर्तियां को ले जाया जाता था। ठीक है, फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो बेसिकली जिस तरह से लोगों की शादियां होती उसी तरह वो लोग भगवान की शादी कराते थे। कोई रिचुअल होगा तो उसके लिए उनकी फैमिली बोट प्रोवाइड कराती थी, जिसमें स्पेशल प्लेस होती थी बड़ी बड़ी मूर्तियों को रखने की, और वो मूर्तियां लोग टेम्पल से मैरिज की साइट तक ले जाते थे। ठीक है। सिचुएटेड इन द मिडल, और वो मैरिज की साइड कहाँ थी? एक पॉन्ड था उसके बीच में थी, जिसको राम तीर्थ बोलते थे। ठीक है, जो कि इनके घर के पास में ही था। किसके घर के? अब्दुल कलाम के घर के पास में ही था। तो वो अपने घर के बारे में बता रहे कि हमारे घर वाले क्या काम करते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज। तो वो ये बता रहे ऐसा नहीं कि मुस्लिम था तो केवल उसी चीज के बारे में जानता था। रामायण के स्टोरीज और प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरीज तो मेरी बेड टाइम की स्टोरीज की जैसी थी, क्योंकि मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर हमारे फैमिली के बच्चों को यही स्टोरीज सुनाते थे बचपन से ही। ठीक है। तो वो बहुत ही सेक्युलर इंसान थे, उन्होंने भगवान राम के बारे में भी पता था, और उनकी सेरेमनी के लिए वो मूर्तियां भी ले जाते थे, और एट द सेम टाइम प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरीज भी वो सुनते थे। One day when I was in fifth standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक दिन जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, हमारी क्लास में एक नए टीचर आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। मैं एक कैप पहनता था, मुस्लिम्स की कैप सब पहचानते हैं ना कैसी होती है, देखो ऐसी होती है। सो Yes, ma'am. आई यूज टू वियर अ कैप, जिससे पता चल जाता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रमानंद शास्त्री, और मैं हमेशा पहली रो में बैठता था अपना फ्रेंड रमानंद शास्त्री के बगल में। अब रमानंद शास्त्री कौन है? रामेश्वरम टेम्पल के जो प्रीस्ट है उनका बेटा है कि नहीं? Yes, ma'am. हु वोर हु वोर अ सेक्रेड थ्रेड, जो कि क्या पहनता था? सेक्रेड थ्रेड का मतलब जब उपनयन संस्कार होता है तो ऐसे एक धागा पहनाया जाता है लड़कों को ब्राह्मण फैमिली में, पता है किसी को? जनेऊ। Yes, ma'am. Janelle. हाँ, तो वो पहनता था उनका दोस्त, और ये पहनते थे कैप, और ये एक ही सीट पे बैठते थे आगे। तो जो नए टीचर आए, ही कुड नॉट स्टमक, स्टमक का मतलब कुड नॉट, स्टमक का मतलब डाइजेस्ट या कुड नॉट टॉलरेट, इस फेस को लिख लेना। ठीक है। तो ही कुड नॉट स्टमक, यानी वो टॉलरेट नहीं कर सके। क्या टॉलरेट नहीं कर सके? कि एक हिंदू प्रीस्ट का जो बेटा है वो एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ है, उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग, क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी में हमारी मुस्लिम्स की रैंकिंग है, एज द न्यू टीचर सॉ इट, उसी तरह न्यू टीचर ने भी हमको लिया। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, उसने मुझे बोला कि जाओ और पीछे की बेंच पे जाके बैठ जाओ।
I was asked to go, sorry, I felt very sad, मुझे बहुत बुरा लगा. And so did Ramanand Shastri, और रमानंद को भी यानी मेरे फ्रेंड को भी बहुत बुरा लगा. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. वो बहुत ही ज्यादा डाउनकास्ट का मतलब डिसअपॉइंटेड लग रहा था, यानी जब रमन मैम अटरली का मतलब क्या होता बहुत डीपली, अटरली का मतलब डीपली, ठीक है. सो अटरली का यहाँ मतलब है बेटा डीपली. तो जब उनके दोस्त को बैठने के लिए बोला पीछे जाकर के उनके क्लास टीचर ने, तो बहुत बुरा लगा रामानंद शास्त्री को भी. ही वॉज डीपली डाउनकास्ट का मतलब डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड, ठीक है. तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गया, उसको भी, उनके फ्रेंड को भी बहुत बुरा लगा, ठीक है. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, और वो रोने लगा उनका फ्रेंड, तो उसकी जो रोती मतलब वो जो जब वो रो रहा था, वो जो इमेज है वो उसके दिमाग में बैठ गई. किसके दिमाग में? अब्दुल कलाम के, कि किस तरह से मेरा जो दोस्त है वो रो रहा है. जब वो लास्ट रो पे जाने लगे तो उनका फ्रेंड रोने लगा, और वो जो एक इमेज है वो उनके दिमाग में बैठ गई, और हमेशा के लिए वो अब्दुल कलाम के माइंड में वो इंप्रेशन रहा, ठीक है, कि देखो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता. इसलिए ही वॉज द बेस्ट सेक्युलर पर्सन लाइक्ड बाई ऑल कम्युनिटीज एंड कल्चर्स, करेक्ट. तो वो ये बता रहे हैं कि इस तरह की जो फीलिंग्स है वो उनके अंदर कैसे आई. सो बचपन में उनके साथ जो चीजें हुई वो इतनी अच्छी थी, कभी भी रिलीजन की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और लोग अच्छे से कम्युनिटी में साथ में रहते थे. तो उसी तरह की उनकी थिंकिंग बाद में डेवलप हो गई, करेक्ट. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, स्कूल के बाद हम घर गए, एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट्स, और घर में जाकर के हम लोगों ने अपने अपने पेरेंट्स को बताया. लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, जो लक्ष्मण शास्त्री हैं उन्होंने टीचर को समन किया, यानी उनके फादर ने, रामानंद के फादर ने, उन्होंने टीचर को बुलाया, और हमारी प्रेजेंस में, समन का मतलब किसी को बुलवाना, और हमारी प्रेजेंस में टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और उन्होंने हमारे ही सामने बोला कि आपको इस तरह से सोसाइटी में लोगों को अलग अलग इनइक्वालिटी नहीं फैलाना चाहिए, और कम्युनिटीज के बीच में इस तरह का इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस का मतलब सहिष्णुता होता है. टॉलरेंस का मतलब जब आप किसी, टॉलरेंस बेसिकली लिबरल है कि आप किसी के भी कल्चर, किसी के भी आइडियोलॉजी को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बोले थे. और इनटॉलरेंस का मतलब एक्सेप्ट ना कर पाना. तो उनके फादर ने बोला कि आप इस तरह का इनटॉलरेंस हमारे घरों में मत फैलाइए, समझ गए. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school एंड द आइलैंड. और उन्होंने ब्लंटली का मतलब एकदम क्लियरली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने उनको क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोला कि या तो आप अपनी चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लीजिए, यानी आप या तो अपोलोजाइज, यू अपोलोजाइज, और आप स्कूल छोड़ दीजिए और ये आइलैंड भी छोड़ करके चले जाइए. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर को अपने बिहेवियर पर रिग्रेट भी हुआ, और उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर. और जितने कन्विक्शन यानी जितने कॉन्फिडेंस और ओपिनियन के साथ उन्होंने वो बात बोली थी. कन्विक्शन का मतलब होता है कि इनर फोर्स, इनर स्ट्रेंथ के साथ. तो जितनी कन्विक्शन के साथ वो बात रामानंद शास्त्री ने बोली थी, जितने विश्वास के साथ बोली थी, एक तरह से कन्विक्शन को आप विश्वास या बिलीफ समझ सकते हैं. जो जितने विश्वास के साथ वो रामानंद शास्त्री ने वो बात, लक्ष्मण शास्त्री ने वो बात बोली थी, उस वजह से अल्टीमेटली टीचर का दिल ही बदल गया. इट रिफॉर्म्ड द टीचर, कि टीचर के मन में जो फीलिंग्स थी वो भी चेंज हो गई, ठीक है, कि ये बात सही कह रहे हैं और मैं गलत बोल रहा था, ठीक है. ओके, आगे चलते हैं बेटा. आगे वी आर ओके. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ, ये है क्लास है उनकी, और ये हैं अब्दुल कलाम, और ये हैं रामानंद शास्त्री, ठीक है. ऑन द होल इन द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी, लेकिन अगर पूरे पूरी पूरे तरीके से देखा जाए, अगर सम में यानी एवरेज बात किया जाए कि कैसा था रामेश्वरम, तो ऑन द होल मतलब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी, इट वाज अ स्मॉल सोसाइटी जो कि बहुत रिजिड थी. रिजिड का मतलब हार्श थी. इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना. तो किस चीज में रिजिड थी? सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, क्योंकि वहां पर डिफरेंट सोशल ग्रुप को अलग अलग ही
माना जाता था। तो इसीलिए रामेश्वरम एक छोटा टाउन था। कुल मिलाकर के वहां के उस वक्त वहां के लोगों की सोच उतनी ब्रॉड नहीं थी, इतने वो हर हर कंट्री के लोगों को इतना या हर रिलीजन के लोगों को इतना टॉलरेट नहीं कर पाते थे। हाउ एवर माई साइंस टीचर, लेकिन फिर भी जो मेरे साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, बल्कि वो एक ऑर्थोडॉक्स का मतलब पुराने ख्यालों के ब्राह्मण जरूर थे और उनकी बहुत ही कंजर्वेटिव वाइफ भी थी, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। लेकिन फिर भी वो इस मामले में कि दूसरे कल्चर्स को यानी दूसरे रिलीजन को इनइक्वल मानना, फिर भी इस मामले में वो एक रेबल थे। तो ये अभी अगले जो स्टोरी बता रहे हैं लाइफ का इंसिडेंट, सो ही इज टेलिंग अबाउट सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो कि उनके टीचर हैं। वैसे तो वो हिंदू हैं, ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, तो एक तरह से वो रेबल थे। कैसे? he did his best to break the social barriers। उन्होंने अपना सब कुछ बहुत बहुत उन्होंने कोशिश की कि सोसाइटीज के बीच के जो सोशल बैरियर्स यानी डिफरेंसेस हैं वो कम किए जा सके, दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली। और बहुत सारे बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं वो आसानी से एक दूसरे से मिंगल का मतलब मिलजुल करके रह सके। ही यूज्ड टू, ठीक है, ही यूज्ड मिंगल का मतलब, ये लिख लो बेटा, मिंगल लिख लो और एक और वर्ड है, लिख लिया ना? ऊपर वाले सारे लिख चुके हो? Yes. ठीक है। मैम सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि अलग करना। हिंदी में तो है सेग्रीगेशन का मतलब किसी को किसी से अलग करना। आप उस तरह ओके से मैम। डिवाइड लिख सकते हो। मिंगल का मैं इंग्लिश मीनिंग बता रही हूँ। मिंगल का होता है हार्मोनाइज, भी लिखा हुआ है यहाँ पर, मिल जाना। मिंगल का बेटा हिंदी ही लिखना पड़ेगा, मिल जाना, क्योंकि बाकी सारे वर्ड बहुत इसमें टफ है। कंस्पायर, अमेलगमेट, रन अक्रॉस, इंटरफ्यूज। तो मिंगल का मतलब समझ गए, जब आप दोस्तों में हिल मिल जाते हैं उसको मिंगल बोलते हैं, ठीक है, दैट इज दिस द वर्ड। सेग्रीगेशन का मतलब है किसी को अलग करना, ठीक है। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब है किसी को अलग करना, रेस के, रिलीजन ओके के, मैम। कलर के आधार पर किसी को अलग करने को, तो इन अ वे आप कह सकते हैं डिफरेंशिएट करना, उसको हम सेग्रीगेट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या, ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, लेकिन ही और उनके जो टीचर थे उन्होंने बहुत कोशिश करी सुब्रमण्यम अय्यर ने कि वो सोशल बैरियर्स को ब्रेक कर सके। एट द सेम टाइम ही यूज टू स्पेंड आवर्स, वो बहुत सारा वे वक्त बिताते थे अब्दुल कलाम के साथ। एंड वुड से, और वो कहते थे, क्या कहते थे, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल। मैं तुम्हें इस तरह से डेवलप करना चाहता हूँ कि तुम जो हाईली एजुकेटेड पीपल है, ऑन पार का मतलब उनकी बराबरी पर आ सको, और जो बिग सिटीज के बड़े बड़े लोग हैं उनकी बराबरी पर तुम आ सको, मैं तुम्हें इतना एजुकेट करना चाहता हूँ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील, एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। और उनकी जो वाइफ थी उनको तो एकदम खौफ आ गया। किस बात का? ये आइडिया भी उनके दिमाग में नहीं आया था कि एक मुस्लिम लड़का हमारे घर में आकर खाना खाएगा, जो कि ब्राह्मण का घर है, जिनमें किचन को तो एकदम पूजा वूजा करके प्योरीफाई किया हुआ किचन है, कैसे आ गया घर में। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मुझे अपनी किचन में खाना खाने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटुबिड, परटुबिड का मतलब है, सॉरी, पर्टर्ब्ड का मतलब है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एंग्री, वो बहुत ज्यादा एंग्री नहीं हुए उस चीज को लेकर के, कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने चिल्लम चिल्ली किया हो, समझ गए, कि वायलेंस किया हो, ऐसा नहीं किया। नॉर ही डिड, ठीक है, नॉर ही डिड गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और ना तो वो अपनी वाइफ पर नाराज हुए, ठीक है। तो इसका बेटा मतलब होता है परेशान होना या एंग्री होना, ठीक है। ना तो उन्होंने ऐसे एंग्री किया, ना तो अपनी वाइफ पर गुस्सा किया,
बल्कि उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सर्व मी विद हिज ओन हैंड, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना दिया। तो वो अपनी वाइफ को एहसास कराना चाहते थे, इसीलिए वो गुस्सा नहीं हुए। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और वो मेरे बगल में बैठ गए टू ईट हिज मील, और वो अपना खाना खाने लगे। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी जो वाइफ थी वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर के ये सब देख रही थी। ठीक है। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन अ वे आई एट राइस। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या उसने कोई डिफरेंस देखा था कि किस तरह से मैं राइस खाता हूँ या पानी पीता हूँ, और जिस तरह से मैं क्लीन करता हूँ खाने को, खाना खाने के बाद मैं जिस तरह से जमीन साफ करता हूँ और जिस तरह से हमारे सुब्रमण्यम अय्यर करते हैं, उसमें क्या कोई डिफरेंस दिख रहा था उसको? कैसे उसको लगा कि वो मुझे खाना नहीं दे? समझ गए? तो कभी कभी जब बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो बच्चा तो सोचेगा ही कि मेरे में ऐसा क्या गलत है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ ही ऑल्सो थॉट, है कि नहीं? ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, क्या व्हेन आई वाज लीविंग हिज हाउस, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन नेक्स्ट वीकेंड। और जब मैं उनके घर से जाने लगा तो उन्होंने मुझे बोला कि अगले वीकेंड फिर खाना खाने आ जाना। ठीक है। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, फिर उन्होंने देखा कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ हाँ करने में। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने बोला परेशान मत हो तुम। once you decide to change the system, such problems have to be confronted। उन्होंने बोला जब हम किसी चीज को चेंज करने की ठान लेते हैं तो ये सारी दिक्कतें तो आती ही रहती हैं, करेक्ट? When I visited his house next week, Sibu Subram Aryan's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands। और जब मैं अगली बार उनके यहाँ खाना खाने गया तो उनकी वाइफ आई और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना दिया। समझ गए? सो अभी के लिए आई थिंक हम इतना ही करेंगे। चैप्टर खत्म, अच्छा वो चैप्टर तो खत्म ही होने वाला है ना? यस मैम। ओके। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडिया फ्रीडम वॉज एमिनेंट। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो गया और इंडिया की जो फ्रीडम थी वो एमिनेंट थी, यानी क्लियर थी एक तरह से। ठीक है, कि होने ही वाली है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने बोला था कि इंडियंस जो है वो अपना एक अलग इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी ना देखी गई, है कि नहीं? अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो कभी ना हुआ हो पहले, जिसका कोई प्रेसिडेंस ना हो। सो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब नॉट सीन बिफोर। तो जो पूरी इंडिया है वो एक अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म की तरफ, यानी ऑप्टिमिज्म मतलब आशा। तो जितना पहले कभी जितनी निराशा रहती थी उससे ज्यादा आशा, उससे ज्यादा होप सब लोगों के अंदर भर गई पूरे इंडिया में। ऑप्टिमिज्म का मतलब होप। I asked my father for permission to leave रामेश्वरम and study at a district headquarter in रामनाथपुरम। मैंने भी अपने फादर से बोला कि अब मेरा रामेश्वरम छोटा टाउन है, इसको छोड़ने का मन है और मैं डिस्ट्रिक्ट रामनाथपुरम में जाकर के स्टडी करना चाहता हूँ। ठीक है, लिख लिया इतना एमिनेंट? Yes. ठीक है। मैम एक बार आप कन्फ्रंटेड का बता सकते हो? कन्फ्रंट का मतलब है कि किसी को कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट, फेस करना आई थिंक होगा। ओके मैम। फेस ऑफ हो सकता है। फेस ऑफ में भी तो फेस टू फेस आते हैं, कन्फ्रंट में भी कन्फ्रंट करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? आगे चलते हैं। लिख लिया ना? आगे चलें। यस मैम। he told me he told me as if thinking aloud। उन्होंने बहुत ज्यादा सोच कर, एज ए थिंकिंग अलाउड का मतलब काफी ज्यादा सोच कर उन्होंने बोला, अबुल जो उनके घर का नाम है, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मुझे पता है कि तुम्हें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट। क्या सीगल नहीं उड़ती है सन दूर दूर तक, सूरज से दूर दूर अकेले उड़ती है और अपने घोंसले से बहुत दूर जाकर उड़ती है? तो बेसिकली अगर बच्चों को ग्रो करना है तो उनके फादर ये चीज समझते थे कि उन्हें बाहर ही जाना पड़ेगा। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। ठीक है, और उन्होंने खलील गिब्रान का एक कोट मेरी मदर को बोला जो हेजिटेट कर रही थी भेजने में। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये तो जिंदगी के ही बच्चे हैं। जिंदगी अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए बच्चे करते जाती है, करेक्ट, ताकि लाइफ कंटिन्यू रहे।
तो लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, यानी लाइफ अपने लिए, अपनी अपनी जिंदगी को और बढ़ाने के लिए अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को पैदा करती है। तो ये तुम्हारे बच्चे नहीं है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये तुम्हारे थ्रू आते हैं बट तुमसे नहीं आते, तुम नहीं हो इनके ओनर। यू मे गिव देम योर लव, तुम इन्हें अपना प्यार दे सकते हो बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम इन्हें अपनी सोच नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि बच्चों के तो पास तो अपने खुद के ही थॉट्स होते हैं। बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं, बड़े, समझ गए? तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस मैम। अब नाउ व्हाट वी विल डू, लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए हैं, लेट मी जस्ट ओपन दैट वन, उसके बाद मैं यहाँ शेयर करती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि दो स्ट्रेंज चीजें जो गुरु और डिसाइपल को किंगडम ऑफ फूल्स में मिली क्या थी? तो फर्स्ट इज दैट डे एंड नाइट दे वर स्विच्ड या स्वैप्ड या रिवर्स्ड, तीनों में कोई भी वर्ड लगा लो। डे एंड नाइट वर स्वैप्ड, पीपल यूज्ड टू वर्क एट नाइट, दे यूज्ड टू स्लीप ड्यूरिंग डे। ठीक है, पहली तो ये स्ट्रेंज थिंग थी। दूसरा है एवरीथिंग, घी, शुगर, गुड़, मिल्क, कर्ड, एवरीथिंग कॉस्टेड वन डूडू, हर एक चीज का एक डूडू में मिलता था। तो ये चीज उनको बहुत अजीब लगी। इवन मेटल, गोल्ड सिल्वर ऑल्सो फॉर वन डूडू, करेक्ट, हर चीज का प्राइस एक डूडू रखा हुआ था उन्होंने। ठीक है, अगला क्या है, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? डिसाइपल ये क्यों सोचता है कि वो किंगडम ऑफ फूल्स में ही रहेगा? मैम बिकॉज एवरीथिंग वाज चीप And and because he he wanted was to eat having good his food food in cheap items. prices. करेक्ट करेक्ट, बिकॉज डिसाइपल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है। द डिसाइपल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड, अच्छा गुड एंड डिलीशियस फूड का वो बहुत ज्यादा शौकीन था। एंड इन द किंगडम ऑफ फूड्स एवरीथिंग इंक्लूडेड घी, शुगर एंड जैगरी एंड पोटैटो, है ना, एंड ग्रेन्स, एवरीथिंग कॉस्टेड वन बनाना, एवरीथिंग कॉस्टेड वन डू। So he stayed there to enjoy a lot of good food. ठीक है, what is it a good idea? No, it was not a good idea, because according to his guru's words, a kingdom of food is not trustworthy because you do not know what they will do next to you. Correct? गुरु ने क्या बोला था कि दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल, यहाँ पर रुकना एक अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज तुम्हें नहीं पता है कि अगला तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। करेक्ट? तो ये जो पूछ रहे, इज इट अ गुड आइडिया? मैम हाँ हाँ बोलो। मैम मेरे को कुछ पूछना है। मैम जब लिखा है इज इट अ गुड आइडिया, तो मैम हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हुआ, उसने रिग्रेट किया या नहीं। आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, एको कर रही, बट मैं समझ गई, लेकिन आप ये नहीं बता सकते अभी। अगर इज इट अ गुड आइडिया में आपको ये लिखना है कि इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू, इज इट अ गुड आइडिया टू स्टे विद फूल्स? नो मैम। तो इन No, जनरल ma'am. यही पूछा है उन्होंने, तो उसका आंसर यही होगा, दैट नो इट इज नॉट अ वाइज आइडिया टू स्टे विद फूल्स, बिकॉज यू डू नॉट नो देन हाउ द फूल विल रिएक्ट इन नेक्स्ट सिचुएशन। उसके बाद अगर जोड़ना है तो यू कैन ऐड, एज वी हैव सीन इन दिस स्टोरी एज वेल, that in the kingdom of fools, because of his greed for food, the disciple got into a bad trap. Correct? वो बहुत प्रॉब्लम में फंस गया था। तो एग्जाम्पल देके समझा सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ओके। सो थर्ड क्वेश्चन है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। तो सबसे पहले कौन है? A merchant. मर्चेंट, फिर And then the dance. ब्रिकलेयर। Yeah. पहले मर्चेंट आया, फिर ब्रिक लेयर आया, ब्रिक, No, ma'am. Ma'am, Ma'am, then merchant and owner of lady, the house. ब्रिक लेयर के बाद कौन आया? Ma'am, ma'am, lady who merchant, was dancing. lady who was dancing. लेडी, ठीक है, लेडी डांसर, करेक्ट। फिर आई Ma'am, merchant के गोल्डस्मिथ। बाद house owner भी तो था. मैम वही मर्चेंट भी तो मर्चेंट वही ही था। था, मर्चेंट हाउस ओनर ही था बेटा। एक एक करके सुनो, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मर्चेंट आया, करेक्ट। मर्चेंट से क्वेश्चन किया तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने नहीं किया, ये दीवार जो है वो तो ब्रिकलेयर ने बनाई है। फिर ब्रिकलेयर आया, ब्रिकलेयर ने बोला कि गर्ल यानी डांसिंग गर्ल,
ठीक है, वो उसको बुलाया गया इन द कोर्ट। डांसिंग गर्ल ने किसको, गोल्ड स्मिथ को बोला, और गोल्ड स्मिथ ने वापस किसको, के बाद ये 4 लोग ही ट्राई किए, फिर गोल्ड स्मिथ ने तो ये बताया कि उसके जो फादर है मर्चेंट के, उन्होंने ही वो ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो 4 लोग ट्राई किए, सारे सबके रीजन बता सकते हो ट्रायल का? So merchant was Yes, ma'am. merchant was tried in the court, tried in the king's court because it was his wall, है कि नहीं? Who fell on the burglars head, है कि नहीं? तो इसलिए उसको बुलाया गया। ब्रिकलेयर को इसीलिए बुलाया गया because he made the wall originally and it was weak। और डांसिंग गर्ल को इसलिए बुलाया गया बिकॉज शी वॉज गोइंग टू एंड फ्रो एंड विच डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर फ्रॉम मेकिंग अ गुड वॉल। एंड देन गोल्ड स्मिथ को इसलिए बुलाया गया बिकॉज शी वॉज मेकिंग अ डिले इन गिविंग her anklet on time, her jewelry on time, which ultimately led to the making of weak wall। तो ये चारों का लिख लोगे, 4 आंसर है। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, मैम मर्चेंट का ही भाई की डेथ हुई थी। मर्चेंट की डेथ नहीं हुई थी, चोर की मैम डेथ हुई थी। मर्चेंट के मर्चेंट के वाइफ घर, की। मर्चेंट के वाइफ की, मैम मैम वो भाई भाई की भाई बोल रही है। ब्रदर। भाई नहीं बेटा, मर्चेंट नहीं, चोर आया था मर्चेंट के घर में, चोर की डेथ हो गई थी। उसकी चोर के कातिल को पकड़ने के लिए ये सब चल रहा था। तो चोर मर्चेंट के घर में आया था, इसलिए मर्चेंट के घर की दीवार चोर के ऊपर गिर गई, इसलिए मर्चेंट को बुलाया गया। फिर मर्चेंट ने बोला कि मैंने तो ये दीवार बनाई ही नहीं है, ये दीवार तो ब्रिकलेयर दीवार वाले ने बनाई है। ब्रिकलेयर ने उसको बुलाओ, फिर उसे बुलाया गया। फिर उसने मैम बोला कोई किंगडम में गया था ना कि बोलने की मुझे जस्टिस चाहिए। कि क्या बोल रहे हो, ये सब नहीं है। वो चोर का भाई था। चोर का भाई था। अच्छा, ओरिजिनल स्टोरी बेटा, वो जो चोर मरा था उसका भाई गया था किंग से वे बोलने के लिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप इसके कातिल को पकड़िए। तब यहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई थी। आप समझ गए? एक चोर एक मर्चेंट के घर में चोरी करने गया था, उसके सर के ऊपर दीवार गिर गई तो वो मर गया। उसका भाई किंग के पास गया कि हमारे को जस्टिस दिलवाइए। तब किंग ने मर्चेंट को बुलाया। मर्चेंट ने बोला ब्रिकलेयर ने वॉल बनाई है, तो ब्रिकलेयर को बुलाया गया। ब्रिकलेयर ने बोला है कि मैं वॉल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि एक लड़की है जो उस स्ट्रीट पर डाउन ट्रू एंड फ्रो जा रही थी बार बार, विच डिस्ट्रैक्टेड मी, उसकी एंकलेट का जो साउंड है। फिर वो लड़की को बुलाया गया। लड़की ने बोला मैं बार बार इसीलिए जा रही थी क्योंकि सुनार ने मेरी ज्वेलरी टाइम पर नहीं थी। फिर सुनार को बुलाया गया यानी गोल्ड स्मिथ को। उसने बोला है कि मैं इसकी ज्वेलरी टाइम पे इसीलिए नहीं दे पाया क्योंकि जो मर्चेंट के फादर है उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया था, जो कि बहुत टाइम पहले की बात है। तो मरे हुए आदमी को तो पनिशमेंट दिया नहीं जा सकता, इसीलिए ऐसे आदमी को बुलाया गया जिसके ऊपर भाला ढंग से फिट बैठता हो, जो कि अल्टीमेटली डिसाइपल था। आप समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। Who is the real culprit according to the king? The merchant. Ma'am, I'm the merchant. ma'am, The the real, disciple. the real, लास्ट में देखा जाएगा ना, रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इज डिसाइपल बिकॉज ही इज फिटिंग एट द स्टेक। करेक्ट? क्योंकि किंग तो किसी को रियल Yes. कल्प्रिट मान ही नहीं पाया ना, वो तो इल्जाम लगा रहा था। तो व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और वो क्यों बच जाता है पनिशमेंट से? बिकॉज हिज गुरु सेव्ड हिम, है कि नहीं? वो जो द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग वाज द डिसाइपल बिकॉज he was fat enough to fit at the stake। करेक्ट? सही बात है। Yes, ma'am. ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर अगला है why does he escape punishment? He escaped punishment because his guru had a wise idea, and his guru told king that the one who will die today will be reborn as the king in the next life। ठीक है? So king ordered to kill himself। Correct? So king ordered to kill himself because he did not want to lose his kingdom in the next life। तो वो बच गया। ठीक है? How does the guru manage to save? सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले में केवल आपको थोड़ा ही लिखना है। पहली लाइन ये लिखनी है कि गुरु कि who escaped the real culprit, who was the real culprit, who is the real culprit according to the king, why does he escape punishment? आई थिंक Yes. ये क्वेश्चन बेटा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है।
हो सकता है कि किंग ने सबसे पहला जो था वो उसे बुलाया था. आई हैव टू से इट. आई थिंक रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू किंग वाज द मर्चेंट. ये भी लिख सकते हो क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं किस स्टेज में, और वो इसीलिए बच जाता है बिकॉज ही सेज दैट द वॉल वाज एक्चुअली बिल्ड बाय ब्रिकलेयर. अगर कोई ये लिख रहा है तो ये भी करेक्ट है. ठीक है. मैम मैंने लिखा था बट डिसाइबल सुनने के बाद कट कर दिया पूरा. अभी रियल कल्प्रिट, मेरे को 1 मिनट इसका आंसर दोबारा चेक करने दो, तो तब 5th 6th करो क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम क्लियर नहीं है. 5th क्या है? गुरु के वर्ड्स ऑफ विजडम क्या है जो कि डिसाइपल को याद आते हैं? क्या होते हैं वर्ड्स ऑफ विजडम? They all are fools. Fools. This won't last very long, and you can't tell what they will do to you next. Correct, because this is a kingdom of fool and you don't know that what they do to you next. नहीं बेटा, 4th वाले का आंसर मर्चेंट ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है पहले के रिस्पेक्ट में, उन्होंने क्लियर नहीं बनाया. इनको यहाँ लगाना चाहिए हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग एट फर्स्ट. ठीक है. सो रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग वाज मर्चेंट एंड ही एस्केप्ड द पनिशमेंट. क्यों? उसने क्या बोला? दैट द वॉल वाज वेरी वीक, इट वाज नॉट माय फॉल्ट, एक्चुअली द वॉल वाज वेरी वीक एंड वॉल वाज मेड बाय ब्रिकलेयर. तो ये बहाना देके वो निकल गया. समझ गए? तो 4th क्वेश्चन का आंसर स्टोरी के रेफरेंस में लिखना है, तो इसका आंसर होगा मर्चेंट. ठीक है. अगला है, ये पढ़ लिया. लास्ट क्या है? हाउ डज गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल? अभी हमने डिस्कस किया है. He told king that whosoever dies at this stake tonight will be reborn as the king of this kingdom. And the king did not want to lose his kingdom in the next life, so he decided to die himself rather than killing guru and disciple. Correct? Yes. Yes, ma'am. Okay. So I think that's all for today, guys.